यह प्राचीन कथा बताती है कि कैसे लालच प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर देता है, कैसे लाभ के लिए पूर्वजों के ज्ञान की अवहेलना की जाती है, और कैसे जब हम पृथ्वी और उसके जीवों का सम्मान नहीं करते तो हम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह यात्रा हमें गुजरात के उपजाऊ मैदानों से लेकर नागाओं के भूमिगत क्षेत्र तक ले जाएगी और हमें दिखाएगी कि हमें हमेशा उन लोगों की बात क्यों सुननी चाहिए जो छोटे और महत्वहीन लगते हैं। कई साल पहले गुजरात में साबरमती नदी के किनारे उपजाऊ मैदानों में मोहन अग्रवाल नाम का एक किसान रहता था। उसका खेत उस इलाके के सबसे ज्यादा उपज देने वाले खेतों में से एक था। सुनहरे चावल के खेत, चटख पीले सरसों के पौधे और आम के बाग जो बसंत ऋतु में हवा को सुगंधित करते थे। लेकिन मोहन अग्रवाल खुश नहीं थे। इतनी दौलत के बावजूद उन्हें हमेशा और चाहिए था। ज्यादा जमीन, ज्यादा फसल, ज्यादा मुनाफा। जब मेरे पास 6 एकड़ जमीन हो सकती है तो 3 एकड़ से क्यों संतुष्ट हो जाऊं? उसने अपनी पत्नी गौरी से, जो उसे सलाह देने की कोशिश कर रही थी, कहा, जब मैं 3 बार लगा सकता हूं तो साल में सिर्फ 2 बार ही क्यों लगाऊं? गौरी, एक सरल और धर्मपरायण महिला, ने उत्तर दिया, पतिदेव, पृथ्वी को आराम की जरूरत है। पूर्वज हमेशा कहते थे, प्राकृतिक चक्रों का सम्मान करो, सही समय पर पौधे लगाओ, सही समय पर फसल काटी और पृथ्वी को सांस लेने दो। लेकिन मोहन ने उनकी एक न सुनी। उसने अतिरिक्त मजदूर लगाए, एक बाहरी कंपनी से बीज खरीदे जो 3 गुना उपज का वादा करती थी, और नए रसायनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिनके बारे में विक्रेता ने कसम खाई थी कि वे कृषि में क्रांति ला देंगे। मोहन को यह नहीं पता था या वह जानना नहीं चाहता था कि ये उत्पाद किसी आवश्यक चीज को नष्ट कर रहे थे, खेत का प्राकृतिक संतुलन। क्योंकि देखिए, हर स्वस्थ खेत में एक पवित्र संतुलन होता है, एक ऐसा संतुलन जो देवताओं ने स्वयं स्थापित किया था जब उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया था। उस फार्म पर 3 प्राणियों ने पीढ़ियों से यह संतुलन बनाए रखा था। सिलाई, बुद्धिमान टिड्डा जो खरपतवारों को नियंत्रित करता था और फूलों के परागण में मदद करता था। नगा, पैतृक सांप जो चूहों की आबादी को नियंत्रण में रखता था और संग्रहीत अनाज की रक्षा करता था। मंडूकास्तर्क मेंढक जो हानिकारक कीड़ों को खाता था और सिंचाई नहरों को साफ रखता था। ये तीनों कोई साधारण प्राणी नहीं थे। ये उस विशिष्ट क्षेत्र की रक्षा के लिए पृथ्वी देवी, भूमि देवी द्वारा चुने गए संरक्षकों के प्रत्यक्ष वंशज थे। प्रत्येक का एक पवित्र कार्य था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। लेकिन मोहन ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वे बस कीट थे जिन्हें खत्म करना जरूरी था। यह शरद ऋतु की एक सुबह थी जब मोहन ने एक नए जहर का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसे कृषि उत्पाद विक्रेता सेठ रामनाथ लेकर आए थे। यह केमिस्ट, मोहन भाई, आपके खेत से सारे कीड़े मकोड़े खत्म कर देगा। सेठ रामनाथ ने लालच से चमकती आंखों से वादा किया। पूरे गुजरात में सबसे साफ फसल होगी आपकी। ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर मोहन ने बिना कुछ पूछे 20 लीटर जहर खरीद लिया। उसने यह नहीं पूछा कि अंदर क्या है। उसने यह भी नहीं पूछा कि कौन से जीव प्रभावित होंगे। उसे तो बस तुरंत नतीजे चाहिए थे। अगली सुबह मजदूरों ने पूरे खेत में जहर फैला दिया और तभी संतुलन बिगड़ने लगा। जहर फैलाने के 3 दिन बाद मोहन ने टिक्की नामक टिड्डा धान के खेत में बेसुध पड़ा पाया। उसके सुनहरे पंख जो कभी धूप में चमकते थे अब धुंधले पड़ गए थे। उसकी आंखें जिनमें कभी 1000 पीढ़ियों का ज्ञान समाया था बेजान हो गई थीं। मोहन ने मरे हुए जीव को देखा और कंधे उचका दिए। एक टिड्डा कम, अच्छा ही होगा। लेकिन गौरी जो उसके बगल में खड़ी थी, उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। उसे अपनी दादी नानी की कहानियां याद आ गईं। जानवरों को देवताओं का दूत बताने वाली कहानियां कि कैसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने पर विपत्ति आती है। मोहन, उसने धीरे से कहा,
शायद हमें इस जहर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। बकवास, मोहन बोला। यही तो तरक्की है औरत। क्या तुम चाहती हो कि हम पिछड़े किसान बने रहें, पुराने अंधविश्वासों में फंसे रहें? उस रात गौरी ने एक सपना देखा। उसने खुद को एक खाली खेत से गुजरते हुए पाया जहां कुछ भी नहीं उगता था। मिट्टी फटी हुई, सूखी और बेजान थी। और तभी धरती से एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। भूमि देवी, धरती माता, जिसका चेहरा उदासी से भरा था। बेटी, देवी ने कहा। उनकी आवाज दूर से गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। तुम्हारा पति उस चीज को नष्ट कर रहा है जिसे बनाने में सदियों लगे थे। इस भूमि की रक्षा के लिए मैंने जिन 3 रक्षकों को चुना था वे मर रहे हैं, और जब वे चले जाएंगे तो अराजकता फैल जाएगी। मैं क्या कर सकती हूं? गौरी ने हताश होकर पूछा। तुम्हें बाकी बचे 3 रक्षकों को ढूंढना होगा, भूमि देवी ने जवाब दिया। टिक्की, नाग और मंडूक, वे जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन एक समय सीमा है। पूर्णिमा के 7 चक्र पूरे होने से पहले ही पृथ्वी मृत हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। गौरी चौंक कर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अगली सुबह जब मोहन अपनी फसल बेचने शहर में था, गौरी 3 संरक्षकों को ढूंढने निकली। वह खेतों से होते हुए धीरे से पुकारती हुई चली गई। टिक्की, नागा, मंडूका, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कृपया आगे आओ, हमें बात करनी है। घंटों तक सिर्फ सन्नाटा ही जवाब देता रहा, लेकिन शाम के वक्त जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसने एक आवाज सुनी। खेत के कोने में एक पुराने पत्थर के नीचे से आती एक धीमी फुसफुसाहट। क्या तुम हमें सुन सकती हो, पुरुषों की बेटी? एक फुफकारती हुई आवाज ने पूछा। गौरी पास आई और उसे आश्चर्य हुआ कि 3 जीव उसे घूर रहे थे, लेकिन वे कोई साधारण जीव नहीं थे। उनकी आंखों में प्राचीन बुद्धि चमक रही थी, और जब वे बोलते थे तो उनकी आवाज में सदियों पुराना ज्ञान गूंजता था। हम आखिरी बचे हैं, नाग सांप ने उदास स्वर में कहा। तुम्हारे पति के जहर ने हम में से बहुतों को मार डाला, लेकिन हम इसलिए आए क्योंकि हमें तुम्हारी सच्ची पुकार महसूस हुई। मंडूका मेंढक ने आगे कहा। धरती माता ने हमें चेतावनी दी है, अगर संतुलन बहाल नहीं किया गया तो यह खेत 7 पूर्णिमाओं में नष्ट हो जाएगा। हम इसे कैसे बहाल कर सकते हैं? गौरी ने हताश होकर पूछा। टिक्की, टिड्डा, जो तीनों में सबसे बूढ़ा था, ने उत्तर दिया। केवल एक ही रास्ता है। हम तीनों को नागों के भूमिगत राज्य की यात्रा करनी होगी, जहां सर्प राजा वासुकी रहते हैं। केवल उनके पास ही वह पवित्र मारक है जो जहर को बेअसर कर सकता है और मिट्टी में जीवन वापस ला सकता है। लेकिन यात्रा खतरनाक है, और इसे पूरा करने के लिए हमारे पास केवल 7 रातें हैं। गौरी ने तीनों रक्षकों, टिड्डा, सांप और मेंढक को देखा और अपने फैसले का बोझ महसूस किया। अगर वह उनकी यात्रा का समर्थन करती तो वह अपने पति के खिलाफ जा रही होती। मोहन इस कहानी पर कभी यकीन नहीं करता। वह इसे अंधविश्वास कहकर उसका मजाक उड़ाता। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो खेत खत्म हो जाएगा, और उसके साथ ही पूरे परिवार की आजीविका भी खत्म हो जाएगी। मैं उनकी मदद करूंगी, उसने आखिरकार दृढ़ता से कहा। उन्हें मुझसे क्या चाहिए? टिक्की नामक टिड्डी ने उत्तर दिया। हमें आपके पति का ध्यान भटकाने के लिए आपकी जरूरत है। अगर वह जहर फैलाता रहा तो हम यह यात्रा नहीं कर पाएंगे। जमीन पर गिरने वाली हर बूंद के साथ हमारा मिशन और मुश्किल होता जा रहा है, नाग ने आगे कहा। और हमें राजा वासुकी के लिए एक भेंट चाहिए, कुछ ऐसा जो साबित करे कि मनुष्य अभी भी प्राकृतिक संतुलन की परवाह करते हैं। गौरी ने पूछा, मुझे क्या देना चाहिए? मंडूका नामक मेंढक ने पहली बार अपनी गहरी आवाज में कहा। एक मुट्ठी कुंवारी मिट्टी लाओ, ऐसी मिट्टी जिसे कभी रसायनों ने छुआ ना हो, और एक वादा भी लाओ। यह वादा कि तुम मनुष्य एक बार फिर पृथ्वी का सम्मान करोगे, जैसा तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। गौरी ने सिर हिलाया। उसे ठीक ठीक पता था कि कुंवारी जमीन कहाँ मिलेगी। जमीन के सबसे दूर कोने में
एक छोटा सा पवित्र उपवन था, जहां स्थानीय आत्माओं के सम्मान में कोई कभी पेड़ नहीं लगाता था। यही एकमात्र जगह थी जहां मोहन ने कभी हाथ नहीं लगाया था। मैं भेंट लाऊंगी, उसने वादा किया, लेकिन तुम नागों के भूमिगत राज्य तक कैसे पहुंचोगे? वह प्रवेश द्वार कहाँ है? नागा ने सिकुड़कर उत्तर की ओर सिर उठाया। साबरमती नदी के उस पार एक प्राचीन गुफा है, जिसका इस्तेमाल हमारे लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन वहां का रास्ता खतरनाक है। वहां रसायनों से झर खाए हुए विशालकाय चूहे हैं, पागल कौवे हैं जो हर हिलती डुलती चीज पर हमला कर देते हैं, और वहां रक्षक भी है। द गार्जियन? गौरी ने उलझन में पूछा। टिक्की ने बताया, भूमिगत क्षेत्र के प्रत्येक प्रवेश द्वार की सुरक्षा नागाओं द्वारा स्वयं नियुक्त एक संरक्षक द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र में काला भैंसा ही रक्षक है। वह प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों की परीक्षा लेता है। यदि वह आपको अयोग्य ठहराता है तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और क्या तुम इसके लायक हो? गौरी ने चिंतित होकर पूछा। तीनों अभिभावकों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अनिश्चितता थी। हमें नहीं पता, मंडूका ने ईमानदारी से स्वीकार किया। हम खेत की रक्षा करने में नाकाम रहे। हमने झर को इतनी दूर तक पहुंचने दिया। हो सकता है काला हमें अयोग्य समझे और हमें जाने न दे। समूह में भारी सन्नाटा छा गया। तभी गौरी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो फिर मैं आपके साथ चलूंगी, उसने घोषणा की। तीनों गार्ड हैरान रह गए। नाग राज्य में कोई इंसान प्रवेश नहीं कर सकता। नाग ने विरोध किया। कानून साफ है, सिर्फ धरती के जीवों, जानवरों, सांपों, कीड़ों को ही प्रवेश की अनुमति है। जो इंसान प्रवेश करने की कोशिश करता है उसे पत्थर बना दिया जाता है। अपवाद तो होते ही हैं, गौरी ने शांति से जवाब दिया। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थीं। जब कोई इंसान सच्चे दिल और सच्चे मन से भेंट लेकर आता है तो नागा उसे जाने दे सकते हैं। और इसके अलावा, वह उदास होकर मुस्कुराई, अगर तुम नाकाम रहे तो मेरा खेत वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूं। तीनों रक्षकों ने फिर एक दूसरे को देखा। उस स्त्री में कुछ तो था, एक खामोश ताकत, एक दृढ़ संकल्प जो कहानियों की प्राचीन योद्धा रानियों की याद दिलाता था। बहुत अच्छा, टिक्की ने आखिरकार कहा। टिक्की ने, हम रात होते ही निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने पति के लिए एक संदेश जरूर छोड़ना होगा। वह सच नहीं जान सकता, लेकिन वह यह भी नहीं सोच सकता कि तुम यूं ही गायब हो गई हो। गौरी मान गई। उसने एक साधारण सा पत्र लिखा कि वह पड़ोस के गांव में अपनी बीमार बहन से मिलने गया है और एक हफ्ते में लौट आएगा। उसने पत्र रसोई में रख दिया, खाने पीने का एक छोटा सा थैला लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। जब तारे दिखाई देने लगे तो वह खेत के किनारे 3 संरक्षकों के साथ पुनः मिल गई। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। जितना हो सके हम तैयार हैं, मंडूका ने जवाब दिया। अगर सब ठीक रहा तो सफर में 3 रातें लगेंगी, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। हर गुजरते घंटे के साथ जमीन में और झर रिसता जा रहा है। और इस तरह रात के अंधेरे में एक अप्रत्याशित समूह निकल पड़ा। एक मानव स्त्री, एक बुद्धिमान टिड्डा, एक प्राचीन सांप और एक सतर्क मेंढक। 4 आत्माएं समय के विरुद्ध एक ऐसे खेत को बचाने के लिए आगे बढ़ रही थीं जिसकी रक्षा करना दुनिया भूल गई थी। यात्रा का पहला भाग आसपास के खेतों से होकर गुजरा, जो पहले से ही उन्हीं झरों से प्रभावित थे जिनका इस्तेमाल मोहन ने किया था। पौधे मर चुके थे या मर रहे थे। मिट्टी में जीवित मिट्टी की नहीं बल्कि रसायनों की गंध आ रही थी। यह बहुत विनाशकारी है। टिक्की ने उदास होकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए कहा, मेरी जवानी में ये खेत जीवन से भरे हुए थे। सैकड़ों प्रजाति के कीड़े मकोड़े, पक्षी, छोटे स्तनधारी जीव सभी एक साथ रहते थे। अब यहां सिर्फ सन्नाटा है। वे भारी सन्नाटे में चलते रहे जब तक कि वे साबरमती नदी तक नहीं पहुंच गए। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। पानी, जो आमतौर पर साफ और निर्मल होता है,
अब गहरा और मटमैला हो गया था और दूसरे किनारे पर अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थीं। चूहे, नागा ने घृणा से फुफकारते हुए कहा, और ये कोई साधारण चूहे नहीं हैं। जर ने इन्हें पागल कर दिया है। ये हर चीज पर हमला करते हैं, एक दूसरे पर भी। गौरी ने भयभीत होकर देखा कि चूहों का एक झुंड आपस में हिंसक रूप से लड़ रहा था, बिना किसी स्पष्ट कारण के काट रहा था और फाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनका पूरा स्वभाव ही भ्रष्ट हो गया हो। हम कैसे पार जाएंगे? उसने पूछा। मंडूका आगे कूद पड़ा। मुझे छोड़ दो, मैं पानी के नीचे के रास्ते जानता हूं। मैं तुम्हें पानी की सतह के नीचे तक ले जा सकता हूं, जहां चूहे नहीं पहुंच सकते, लेकिन टिक्की तैर नहीं सकती। गौरी ने बताया। मैं उसे उठा लूंगा, नागा ने टिड्डे को धीरे से लपेटते हुए कहा। और तुम इंसान मेरी पीठ को पकड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे छोड़ना मत। गौरी ने मुश्किल से निगला, पर सिर हिला दिया। उसने नागा के शल्कों को कसकर पकड़ लिया, जो आश्चर्यजनक रूप से गर्म और आरामदायक थे। गहरी सांस लो, मंडूका ने निर्देश दिया, और मुझ पर भरोसा रखो। और वे इसमें कूद पड़े। नदी की सतह के नीचे गौरी को एक ऐसी दुनिया मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पानी उतना गंदा नहीं था जितना ऊपर से लग रहा था। नीचे की ओर स्वच्छ धाराएं बह रही थीं, मानो प्रदूषण के बीच पवित्रता की छुपी हुई नसें हों। मंडूक आश्चर्यजनक शान से तैर रहा था। उसकी त्वचा से निकलती एक हल्की चमक, जो प्राचीन रहस्यमयी मेंढकों की देन थी, से रास्ता रोशन कर रही थी। नागा उसके पीछे पीछे आराम से तैर रहा था। गौरी उसकी पीठ से चिपकी हुई थी और टिक्की उसकी कुंडलियों में सुरक्षित थी। लेकिन अचानक एक विशाल छाया उनके ऊपर से गुजरी। गौरी ने भयभीत होकर ऊपर देखा कि एक विशालकाय चूहा पानी से बाहर निकलकर उसकी ओर आ रहा है। उसके तीखे दांत निकले हुए हैं, आंखें लाल हैं और पागलपन से धधक रही हैं। रुको! मंडूका चिल्लाया, और अचानक पानी के नीचे चट्टानों के बीच एक संकरी जगह से तैरता हुआ भाग गया। चूहा भी उसके पीछे गया, लेकिन वह बहुत बड़ा था। वह फंस गया और जोर जोर से गुर्राने लगा। वे सभी हाँफते हुए विपरीत तट पर पहुंचे। वह बहुत करीब था, गौरी ने कांपते हुए कहा। और यह तो बस शुरुआत है, टिक्की ने गंभीरता से कहा। आने वाले इम्तिहान और भी मुश्किल होंगे। नदी किनारे कुछ घंटे आराम करने के बाद समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। सूरज उग रहा था, लेकिन उन्हें फिर से अंधेरा होने से पहले ब्लैक फॉरेस्ट पार करना था। यह जंगल पवित्र हुआ करता था, टिक्की ने ऊंचे टेढ़े मेढ़े पेड़ों के नीचे घुसते हुए बताया। मेरे पूर्वज कहते थे कि यह ऋषियों और योगियों का घर था जो शांति से ध्यान करते थे, लेकिन अब उसे अपनी बात पूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गौरी देख सकती थी, पेड़ मुरझा रहे थे, पत्तियां गिर रही थीं, हालांकि पतझड़ नहीं था, और डालियों पर सैकड़ों काले कौवे खाली बेचैन आंखों से उन्हें देख रहे थे। इन पर भी जहर का असर हुआ है, नागा ने धीरे से फुसफुसाया। इन्होंने दूषित कीड़े खा लिए और अब ये पागल हो गए हैं। कोई अचानक हरकत मत करना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक कौवा, जो बाकियों से बड़ा था, जोर से चिल्लाया, एक भयानक आवाज जो स्वाभाविक नहीं लग रही थी। और अचानक पूरा जंगल हिल गया। सैकड़ों कौवे एक अराजक झुंड में उन पर टूट पड़े। भागो! मंडूका चिल्लाया। गौरी टिक्की को अपने हाथों में थामे भागा। नागा तेजी से उसके बगल में सरक गया और मंडूक आगे कूद पड़ा। कौवे उन पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे, चोंच मार रहे थे, नोच रहे थे, पूरी तरह से बेकाबू। वहां नागा ने एक विशाल पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा की ओर इशारा किया। अंदर जाओ! जैसे ही एक दर्जन कौवे गुफा के प्रवेश द्वार से टकराए, वे गुफा में कूद पड़े। जगह इतनी तंग थी कि वे 4 लोग मुश्किल से समा पा रहे थे, फिर भी वे सुरक्षित थे। फिलहाल गौरी ने अपने साथियों की तरफ देखा। वे सभी घायल थे, उसके चेहरे और बाहों पर खरोंचें थीं। नागा के शल्कों में पंख फंसे हुए थे। मंडूका के पंजे पर चोट से खून बह रहा था।
और टिक्की का एक पंख क्षतिग्रस्त था। मैं उड़ नहीं सकती। टिक्की ने अपना पंख हिलाने की कोशिश करते हुए दर्द से कराहते हुए कहा, यह टूट गया है। समूह में एक गहरा सन्नाटा छा गया। टिक्की के ठीक से चलने फिरने के बिना वे अपनी यात्रा कैसे जारी रखेंगे? तभी गौरी को एक विचार सूझा। उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और बड़ी सावधानी से टिक्की के पंख को स्थिर करने के लिए एक गोफन बनाया। फिर उसने एक छोटी सी थैली बनाई जिसमें वह आराम कर सके और उसे अपने कंधे पर बांध लिया। अब तुम मेरे यात्री होगे, उसने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, और चिंता मत करो, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। टिक्की ने अपनी बूढ़ी आंखों में गहरी कृतज्ञता के साथ उसकी ओर देखा। गौरी, तुम मेरे देखे हुए कई योद्धाओं से ज्यादा बहादुर हो। उन्होंने रात होने और कौवों के शांत होने का इंतजार किया। फिर चुपचाप उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। तीसरे दिन भोर में वे आखिरकार उस गुफा में पहुंच गए जो नागों के भूमिगत राज्य का प्रवेश द्वार थी। यह एक पहाड़ की तलहटी में एक विशाल द्वार था जिसके चारों ओर की चट्टानों पर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। पाताल लोक। नाग ने श्रद्धा से फुसफुसाया, मेरे पूर्वजों का राज्य। मैं दशकों से यहां नहीं आया हूं, लेकिन प्रवेश द्वार के आगे रास्ता रोके एक विशालकाय और भयावह आकृति खड़ी थी। काला काला भैंसा, प्रवेश द्वार का रक्षक। उसकी आंखें अंगारों की तरह ढधक रही थीं और उसके नथुनों से भाप निकल रही थी। वह विशालकाय था। गौरी ने अब तक जितने भी भैंसे देखे थे उनसे कहीं ज्यादा बड़ा। पाताल लोक में घुसने की हिम्मत किसकी है? उसकी आवाज गरज उठी जिससे जमीन कांप उठी। अपना नाम और इरादा बताओ, वरना तुम जहां खड़े हो वहीं पत्थर बन जाओगे। नाग ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। महान काल, मैं नाग हूं, वासुकी वंश का वंशज। मैं अपने साथियों के साथ सर्पराज से भेंट करने आया हूं। ऊपर की धरती मर रही है और केवल वही हमारी सहायता कर सकते हैं। काला ने गहरी निगाहों से नाग को देखा। नागा, तुम संरक्षक के रूप में अपने मिशन में असफल रहे। तुम्हें प्रवेश की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? गौरी ही आगे बढ़ी और कुंवारी मिट्टी का थैला थामे बोली, महान रक्षक, मैं एक भेंट लाई हूं, ऐसी धरती जिसे कभी झरने छुआ तक नहीं। और मैं एक वादा भी लाई हूं कि हम मनुष्य उस प्राकृतिक संतुलन का सम्मान करेंगे जिसका सम्मान हमारे पूर्वज करते थे। कला ने अपनी विशाल आंखें उसकी ओर घुमाईं। कोई मनुष्य पाताल लोक में प्रवेश करने का साहस कर सकता है? वहां के नियम प्राचीन और स्पष्ट हैं। मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। तो मुझे पत्थर बना दो, गौरी ने शांति से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। लेकिन पहले मेरे साथियों को तो जाने दो। मेरे जैसे लोगों के लालच के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। काला कुछ देर तक चुप रहा। फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। वह हंसा, एक जोरदार हंसी जो पूरे पहाड़ में गूंज उठी। साहस, उन्होंने अंत में कहा। सच्चा साहस भय का अभाव नहीं, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। बहुत अच्छा, हे मानव, तुम और तुम्हारे साथी बच सकते हो। लेकिन यह जान लो, राजा वासुकी न्यायप्रिय हैं, पर बहुत मांग भी रखते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो वे मदद करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में मिथ्यात्व है तो तुम पाताल लोक से कभी नहीं निकल पाओगे। वह रास्ता बनाते हुए एक तरफ हट गया। धड़कते दिलों के साथ चारों का समूह गुफा में दाखिल हुआ, और जैसे ही वे धरती की गहराइयों में उतरे, उनके आसपास की दुनिया बदल गई। गौरी ने जो देखा उसे देखकर वह अवाक रह गई। नागों का भूमिगत राज्य वैसा अंधकारमय और उदास नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। वह भव्य था। स्फटिक के महल अपनी ही रोशनी से जगमगा रहे थे। शुद्ध जल की नदियां अलंकृत नहरों में बह रही थीं, और हर जगह हर आकार के महान नाग कुछ अर्धमानव रूप धारण किए हुए रत्नों और मुकुटों से सुसज्जित शान से रेंग रहे थे। पाताल लोक में आपका स्वागत है, एक मधुर स्वर में कहा गया। एक नाग कन्या, आधी स्त्री और आधी सर्पिणी, पन्ना मुकुट पहने हुए पास आई। मैं शेष हूं,
राजा वासुकी की सलाहकार। वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भव्य गलियारों से होते हुए एक विशाल सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। वहां शुद्ध सोने के सिंहासन पर कुंडलित होकर नागराज वासुकी विराजमान थे। वे विशाल थे, उनके 1000 सिर थे, प्रत्येक मुकुटधारी, और उनकी आंखों में अनगिनत युगों का ज्ञान समाया हुआ था। करीब आओ, उसकी आवाज गूंजी, धीमी लेकिन दमदार। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। मैंने अपने सपनों में ऊपर जमीन की तबाही देखी है। मैंने पवित्र धरती में घुसते जर की हर बूंद को महसूस किया है। गौरी घुटनों के बल बैठ गया। तीनों रक्षक उसके पास थे। महाराज, हम आपसे मदद की याचना करने आए हैं। 7वीं पूर्णिमा का चक्र पूरा होने में हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उसके बाद यह खेत और इसके आसपास के सभी खेत पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। वासुकी ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनमें गहरी उदासी थी। इसका मारक मौजूद है, उन्होंने कहा। इसे पृथ्वी अमृत कहते हैं, एक ऐसा अमृत जो किसी भी जहर को बेअसर कर सकता है और मिट्टी में जीवन लौटा सकता है। लेकिन वे रुके और सभी को आने वाली बात का एहसास हुआ। लेकिन नागा ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन इसे केवल चंद्र ग्रहण के दौरान ही बनाया जा सकता है और इसके लिए पाताल लोक के साथ अलग अलग क्षेत्रों से विशिष्ट सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। और अगला ग्रहण 3 रातों में है। 3 रातें, मंडूका ने कहा। लेकिन हमें सतह पर लौटने और मारक दवा देने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल, वासुकी ने गंभीरता से कहा। तुम्हें 2 रातों में सामग्री इकट्ठा करनी होगी। तीसरी रात ग्रहण के दौरान अमृत बनाना होगा और फिर 7वीं पूर्णिमा समाप्त होने से पहले सतह पर लौटना होगा। यह लगभग असंभव है, लेकिन पूरी तरह नामुमकिन नहीं। टिक्की ने अपने पंख पर पट्टी बांधे हुए अजीब तरह से अपने बैग से बाहर उड़ते हुए कहा, हमें बताइए कि क्या करें महान राजा। हम कोशिश करेंगे। वासुकी ने चारों को निर्देश दिया कि उन्हें कौन कौन सी सामग्री एकत्र करनी है। टिक्की से, तुम्हें पूर्व में क्रिस्टल वन में जाना होगा और हीरे के कमल के फूलों से ओस इकट्ठा करनी होगी जो केवल आधी रात को खिलते हैं। नागा से, आपको दक्षिण में अग्नि झील तक उतरना होगा और ऐसा जल वापस लाना होगा जो जलाता तो है लेकिन भस्म नहीं करता, जो परिवर्तन का सार है। मंडूका से कहा, आपको उत्तर में इको पीक तक छलांग लगानी होगी और पृथ्वी के प्रथम गीत की ध्वनि, सृष्टि के कंपन को पकड़ना होगा। गौरी से, और तुम्हें बहादुर इंसान पश्चिम में स्मृतियों के बगीचे में जाना होगा और करुणा के वृक्ष से एक फल इकट्ठा करना होगा, लेकिन केवल शुद्ध हृदय वाले ही इसे देख सकते हैं। जाओ, वासुकी ने आदेश दिया, और देवता तुम्हारी रक्षा करें। शेष तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। और इस प्रकार अपनी यात्रा की शुरुआत के बाद पहली बार अलग होकर दोनों अपने असंभव मिशन पर निकल पड़े। पंख टूट जाने के कारण टिक्की को क्रिस्टल वन में उड़ने के बजाय उछलना पड़ा। हर हरकत कष्टदायक थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हीरे जैसे कमल के फूल अपनी ही रोशनी से जगमगा रहे थे, लेकिन जब उसने ओस इकट्ठा करने की कोशिश की तो फूल गाने लगे। एक परीक्षा। उन्होंने पूछा, तुम हमारी ओस के लायक क्यों हो? मैं इसके लायक नहीं हूं। टिक्की ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे सौंपी गई जमीन की रक्षा करने में मैं नाकाम रहा, लेकिन मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए चाहता हूं जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर फूलों ने उसे एक क्रिस्टल जार में ओस इकट्ठा करने की अनुमति दी। नागा दिवस पर अग्नि की झील बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसका नाम था, जल जो अनंत ज्वालाओं में जलता रहता था। नागा को उसमें गोता लगाकर एक शीशी वापस लानी थी। गर्मी असहनीय थी, उसकी सीमाओं की परीक्षा ले रही थी, लेकिन उसे उन सभी जीवों की याद आ गई जो जहर के कारण मर गए थे, और इस विचार ने उसे शक्ति दी। वह उसमें गोता लगाती है, शीशी भरती है और जले हुए शल्कों के साथ, लेकिन विजयी होकर बाहर निकलती है।
अजोर्नाडा डे मंडूका। इको पीक पर मंडूका को पहले से कहीं ज्यादा ऊंची छलांग लगानी पड़ी। कौवों के जख्मों की वजह से हर छलांग दर्दनाक थी, लेकिन आखिरकार शिखर पर पहुंचकर उसने उसे सुना। सृष्टि की आदिम ध्वनि, एक मौन लेकिन सर्वव्यापी उसने उसे एक पवित्र शंख में कैद कर लिया। गौरी दिवस पर स्मृतियों के बगीचे में गौरी उन पेड़ों के बीच टहल रही थी जो अतीत के दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। उसका बचपन, मोहन से उसकी शादी, सुख दुख के पल। करुणा का वृक्ष उन लोगों के लिए अदृश्य था जिनके हृदय में द्वेष या स्वार्थ भरा था। गौरी ने आंखें बंद की और क्षमा कर दी। मोहन को उसके लालच के लिए क्षमा कर दिया। सेठ रामनाथ को उसकी बेईमानी के लिए क्षमा कर दिया। यहां तक कि खुद को भी इस बात के लिए क्षमा कर दिया कि उसने समय पर कदम नहीं उठाया। और जब उसने आंखें खोलीं तो वृक्ष वहां था, चमकीला और सुंदर, एक सुनहरा फल लिए हुए। उसने उसे श्रद्धापूर्वक तोड़ा। चंद्रग्रहण शुरू होते ही चारों सिंहासन कक्ष में एकत्रित हुए। वासुकी ने अपने 1000 सिरों से प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए शुद्ध सोने के कटोरे में चारों सामग्रियों को मिलाया। प्रतिक्रिया तात्कालिक थी। कटोरे से प्रकाश फूट पड़ा। सतह पर न दिखने वाले रंग हवा में नाचने लगे। और जब सब कुछ शांत हो गया तो एक सुनहरा झिलमिलाता तरल पदार्थ निकला, पृथ्वी का अमृत। तुमने कर दिखाया, वासुकी ने प्रशंसा से कहा। लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। तुम्हें 7वीं पूर्णिमा समाप्त होने से पहले सतह पर लौटना होगा। तुम्हारे पास 12 घंटे से भी कम समय है। शेषा ने उन्हें सतह पर वापस लौटने का सबसे तेज रास्ता दिखाया। वे दौड़े, कूदे, फिसले, उड़े, हर पल मायने रखता था। जब वे गुफा से बाहर निकले तो सूर्योदय हो रहा था। गौरी ने अमृत की शीशी को सावधानी से पकड़े हुए वे खेत की ओर दौड़े। वे बस कुछ ही किलोमीटर दूर थे। 7वीं पूर्णिमा समाप्त होने में बस 1 घंटा बाकी था। हम इसे कर लेंगे, मंडूका आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। लेकिन तभी अचानक एक आदमी उनके रास्ते में आ गया। वह झर बेचने वाला सेठ रामनाथ था, जिसके साथ हथियारबंद आदमियों का एक समूह था। इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? उसने शक भरी आवाज में पूछा। और गौरी, तुम ये क्या ले जा रही हो? रास्ते से हट जाओ सेठ, गौरी ने दृढ़ता से कहा। यह तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन सेठ ने शीशी में सुनहरी चमक देखी और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। यह कीमती लग रही है, बहुत कीमती। शायद मैं इसे बेच सकूं। उसने अपने आदमियों को उसे घेरने का संकेत दिया। तुम समझते नहीं? गौरी हताश होकर चिल्लाई। खेतों को बचाने का यही एक तरीका है। तुम्हारे झर से सारी जमीन मर रही है। झरों ने मुझे अमीर बनाया, सेठ ने एक क्रूर मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं खेतों को क्यों बचाना चाहूंगा? अगर मिट्टी मर गई तो किसान मेरे रसायनों पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। यह व्यापार के लिए अच्छा है। नाग ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। क्या तुम लालच के लिए पूरी धरती कुर्बान कर दोगे? बिना किसी हिचकिचाहट के, सेठ ने जवाब दिया। और फिर उसने एक अक्षम्य काम किया। उसने गौरी के हाथ से शीशी छीन ली और भाग गया। तीनों रक्षकों ने तुरंत सेठ का पीछा किया। नाग तीर से भी तेज रेंगने लगा। मंडूक ऊंची ऊंची छलांगें लगाने लगा और टिक्की अपने पंखों में दर्द की परवाह न करते हुए लड़खड़ाती हुई उड़ी। गौरी चिल्लाती हुई उसके पीछे दौड़ी। लेकिन सेठ तेज था और उन खेतों को अच्छी तरह जानता था। जब वे खेत पर वापस आए तो सब कुछ बिखर गया था। मोहन वहां शहर से लौटा हुआ था। उसने अपनी पत्नी को सेठ के पीछे भागते देखा। 3 जीव उनका पीछा कर रहे थे और उसने कुछ बुरा मान लिया। चोर, वह चिल्लाया। वे मेरी पत्नी को चुरा रहे हैं। और उसने अपनी बंदूक उठा ली। नहीं, गौरी चिल्लाई। मोहन, रुको, तुम समझ नहीं रहे हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने गोली चला दी। गोली सेठ को नहीं लगी, बल्कि अमृता की शीशी पर लगी, जो लालची सेल्समैन के हाथों में 1000 टुकड़ों में बिखर गई। सुनहरा तरल जमीन पर फैल गया और कुछ ही सेकंड में धरती ने उसे सोख लिया।
लेकिन यह काफी नहीं था। इसे सही अनुपात में पानी में मिलाकर पूरे खेत में फैलाना जरूरी था। इस प्रकार अमृत नष्ट हो गया। गौरी घुटनों के बल गिरकर रोने लगी। तीनों रक्षक भी उतने ही व्यथित होकर उसे घेर कर खड़े हो गए। हम असफल हो गए। टिक्की ने धीरे से कहा, हम इतने करीब थे और फिर कुछ जादुई और दुखद घटना घटी। आकाश से एक ज्योति चमकी। भूमि देवी साकार रूप में उतरी। उन्होंने उन चारों को धूक और गर्व से भरी आंखों से देखा। तुम असफल नहीं हुए हो, उसने धीरे से कहा। तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और इसके लिए मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा दूंगी। क्या उपहार? गौरी ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। वे हमेशा जीवित रहेंगे, भूमि देवी ने उत्तर दिया, लेकिन जैसे अभी हैं वैसे नहीं। वे पत्थर बन जाएंगे, 3 पत्थर जो इस धरती की हमेशा रक्षा करेंगे, और इसलिए उनकी कहानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। वे एक शाश्वत चेतावनी होंगे कि जब लालच बुद्धि पर हावी हो जाता है तो क्या होता है। और मैं? गौरी ने पूछा। तुम अपने मानव रूप में लौटोगी, देवी ने उत्तर दिया, लेकिन तुम स्मृति को अपने साथ ले जाओगी, और तुम यह कहानी उन सभी को सुनाओगी जो सुनेंगे। तुम प्राकृतिक संतुलन के महत्व के बारे में मेरी प्रवक्ता बनोगी। और फिर मोहन और सेठ की भयभीत आंखों के सामने टिक्की, नाग और मंडूक का रूप बदलने लगा। उनके रूप ठोस हो गए, पत्थर में बदल गए, लेकिन साधारण पत्थर नहीं, जीवंत पत्थर जो धीरे से चमक रहा था, हमेशा के लिए उनके रूपों से अंकित हो गया। एक टिड्डा, एक सांप और एक मेंढक। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। आखिरकार उसे समझ आ गया। मैंने क्या किया है? वह फुसफुसाया। मैंने क्या किया है? गौरी उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। पति जी, आपने समझदारी की बजाय लालच को चुना, और इसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। अगले कुछ दिनों में, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मिट्टी बंजर हो गई, पौधे मुरझा गए, यहां तक कि पुराने पेड़ भी सूखने लगे। अपराध बोध से टूटकर मोहन ने खेत को लगभग शून्य कीमत पर बेच दिया और चला गया, तथा अपने शेष जीवन एक भिखारी के रूप में बिताया, तथा अपनी कहानी को एक चेतावनी के रूप में बताया। सेठ रामनाथ को भी बहुत कष्ट सहना पड़ा। जब अधिकारियों ने अंततः जांच की और उनके उत्पादों में विषाक्तता पाई गई, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वे गरीब और अकेले, सभी द्वारा तिरस्कृत, मर गए। लेकिन गौरी वहीं रहीं। उन्होंने 3 पत्थरों, टिड्डा, सांप और मेंढक के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, और उन्होंने अपना जीवन प्राकृतिक संतुलन, टिकाऊ कृषि और लालच के खतरों के बारे में सिखाने में समर्पित कर दिया। आज जो लालच प्रकृति को नष्ट कर रहा है, वह कल हमें बिना भविष्य के छोड़ देगा। मोहन अग्रवाल को तुरंत मुनाफा चाहिए था, और उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। सेठ रामनाथ ने झर बेचा, यह जानते हुए भी कि इससे जमीन बर्बाद हो जाएगी, और आखिरकार जमीन ही मर गई, और उसके साथ ही खुशहाली के सारे सपने भी। लेकिन सबसे जरूरी सबक यह है, पूर्वजों का ज्ञान किसी कारण से मौजूद है। हमारे दादा दादी जानते थे कि धरती को आराम की जरूरत है, एक प्राकृतिक संतुलन है जिसका ध्यान रखना जरूरी है, और छोटे जीव जैसे टिड्डे, सांप और मेंढक उस संतुलन के जरूरी संरक्षक हैं। जब हम आधुनिक रसायनों और आसान मुनाफे के वादों के लिए इस ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, तो हम प्रगतिशील नहीं हो रहे होते, हम मूर्ख बन रहे होते हैं। आज भी अगर आप गुजरात के उस इलाके में जाइए, तो आपको 3 पत्थर मिलेंगे जिन पर एक टिड्डा, एक सांप और एक मेंढक की आकृतियां अंकित हैं। स्थानीय लोग उन्हें 3 रक्षक कहते हैं, और हर कोई उस कहानी से वाकिफ है कि कैसे उन्होंने जमीन बचाने की कोशिश की, लेकिन इंसानी लालच के आगे नाकाम रहे। तो अगली बार जब कोई आपको प्रकृति के नियमों की अनदेखी करते हुए कोई झटपट उपाय बताए, तो इस कहानी को याद कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं मोहन की तरह बन रहा हूं, जो नतीजों की परवाह किए बिना मुनाफे के पीछे भाग रहा है, या मैं गौरी की तरह बनूंगा,
जिसने मुश्किल हालात में भी चेतावनियों पर ध्यान दिया, क्योंकि धरती धैर्यवान है मेरे दोस्त। लेकिन इसके धैर्य की भी एक सीमा होती है, और जब यह अंततः हमारा साथ छोड़ देती है तो दुनिया में कोई अमृत नहीं होता जो इसे वापस ला सके।